आपको अजीब लगेगा सुनकर कि सबसे पहले जो मानव था दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा, ये डिसाइड हुआ नेचर के बेसिस पर, प्रकृति के बेसिस पर। इसीलिए जो रिलीजन जिस जगह का है, जहां लकड़ियां होती थी उस रिलीजन में आज भी जलाया जाता है। जहां लकड़ियां है ही नहीं वो जलाएंगे कैसे, तो उन्होंने लाश को दफनाना शुरू कर दिया। हमको ये समझना होगा कि रिलीजन ज्योग्राफी के इन्फ्लुएंस से बना है कि जो मांसाहारी होते हैं उनकी आहारनाल सीधी होती है। ये भी याद रखना, जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी आहारनाल सीधी होती है, और हमारी आहारनाल क्या है, मुड़ी हुई है जगह जगह से, ऐसे 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 मुड़ी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि हम कोई जमाने में शाकाहारी प्राणियों से निकले हैं, और ऐसे ही शाकाहारी प्राणियों में से एक का एग्जाम्पल है कौन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये जो है अर्ली होमो आया है, ये शिकार करता है। शिकार करता है मतलब ये कैसा है, ये मांसाहारी है। ये क्या है, मांसाहारी है, ये नॉनवेज खाता है। और ये जो मांसाहारी है, इसके मांसाहारी होने का सबूत क्या है, तो हमारे मुंह में इस जगह ऐसे हाथ लगाएंगे तो यहां तीखे दांत हैं। ये दांत इसी के टाइम डेवलप हुए, ये दांत इसी टाइम डेवलप हुए जब मांस खाना शुरू किया इसने। तो इन दांतों को बोलते हैं कैनाइन्स, कैनाइन टीथ। कैनाइन को कहते हैं रदनक दांत। हमारे संघर्ष का नाम जीवन है, बिल्कुल। और ये संघर्ष, साइंस सिर्फ इतना बोलता है कि 3 चीजों के लिए संघर्ष होता है मुख्यतः, इसके अलावा चौथी कोई चीज है नहीं जिसके लिए संघर्ष होता हो। भोजन, आवास और सहवास, है ना, कि फूड, शेल्टर एंड मेटिंग, सेक्स, फूड, शेल्टर, सेक्स, इनके लिए संघर्ष होता है। चलिए इधर आ जाते हैं, एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स के। ये जो मैमल्स हैं अब ये कैसे आगे 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 बढ़ते जाएंगे, तो जो मैमल्स हैं या स्तनधारी हैं इनके अंदर विकास कैसे होगा। तो अब 2 चीजें हो गई हैं। पहली चीज क्या हुई है कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर कंडीशंस मैमल्स के लायक हो गई है। क्या मतलब है मैमल्स के लायक हो गई हैं का, मैमल्स के लायक हो गई हैं का मतलब है कि अब इस पृथ्वी पर स्तनधारियों के अलावा कोई जीव अधिक संख्या में नहीं है। अब ये जितने भी स्तनधारी हैं, स्तनधारी बहुत सारे तरह के विकसित होंगे, लेकिन जो स्तनधारी हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा विकास जो होगा वो होगा प्राइमेट्स का। प्राइमेट्स कौन है, प्राइमेट्स ये कह सकते हो कि वानर संघ है, वानर जैसे दिखने वाले प्राइमेट्स हैं, और इन प्राइमेट्स से आगे विकास होगा मानव का। तो आज की जो अपनी जर्नी है इसमें हम ये देखेंगे कि बंदर से आज तक की यात्रा हमने कैसे तय की, और इसी से ये भी हम देखेंगे कि कैसे हमारी जो मान्यताएं हैं कि भाई ऐसे जो है गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने ऐसे दुनिया बनाई, तो उन मान्यताओं को विज्ञान क्यों नहीं मानता। तो अब देखते हैं सबसे पहले किस तरह से आदमी आज के रूप में आया। तो हम जब जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं तो हमें मिलता है कि साहब धरती पर एक जगह पर आदमी मिला जिसे कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब ये जो नाम रखे गए, ये सारे के सारे नाम रखे गए उन जगहों के बेसिस पर जहां पर ये जीवाश्म मिला। तो अब जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सबसे पहली बात तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये कहां पर मिले इसके जीवाश्म, तो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में ही मिले इसलिए इसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस रख दिया। दुनिया के अलग अलग जगहों पे मिले हैं, जैसे अफ्रीका में इथोपिया मैंने बताया वहां पर मिले हैं, केनिया के अंदर इसके मिले हैं जीवाश्म, तंजानिया में जीवाश्म मिले हैं, और तो और साउथ अफ्रीका में भी इनके जीवाश्म मिले हैं। अब ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, अब होता क्या है कि जब जीवाश्म मिलता है, फॉसिल मिलता है, तो उसको सबसे पहले खोद के उसकी लोकेशन निकालते हैं, देखते हैं कब कितना पुराना है। इसके लिए एक सिस्टम होता है कार्बन डेटिंग सिस्टम, इसके लिए एक सिस्टम करते हैं जिसको कहते हैं कार्बन डेटिंग सिस्टम। तो कार्बन डेटिंग सिस्टम, ये भी याद रखना कहीं पे बात आए कि साहब कार्बन डेटिंग क्या चीज है। तो कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है कि कोई भी फॉसिल जो मिला, फॉसिल्स की एज निकालते हैं, इससे फॉसिल्स की एज निकाली जाती है कार्बन डेटिंग से। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं जीवाश्म। तो कोई भी हड्डी मिल गई कहीं पे, कोई भी फॉसिल मिल गया, उसकी एज कैलकुलेट करने के फॉर्मूला है, उसका नाम है कार्बन डेटिंग। ये केमिस्ट्री में आता है। तो अब कार्बन डेटिंग जब इसकी की गई तो ये पता लगा, और ध्यान से सुनना, पता क्या लगा कि ये 60 लाख से 40 लाख साल पहले धरती पे रहे थे। का नाम क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, इनकी सबसे गजब चीज क्या थी कि ये 2 पैरों पे चलने वाले एनिमल थे।
कि ठीक है साहब दो पैरों पे चलते थे, लेकिन याद रखना ये हमारी तरह नहीं चलते थे। कि तो कैसे चलते थे? ये चलते सीधे थे लेकिन ऐसे झुके रहते थे, ऐसे ऐसे झुक के चलते थे। फिर उसके बाद एक चीज और पता लगी। वो क्या पता लगी? कि इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, क्रेनियल कैपेसिटी मतलब होता क्या है, ये जो सिर होता है, इस सिर के अंदर जहां ब्रेन रखा हुआ है उस एरिया को बोलते हैं क्रेनियल रीजन। तो क्या करते हैं, जब कोई खोपड़ी मिलती है पुराने आदमी की, किसी की स्पेशली इस तरह की, तो उसको क्या किया जाता है, जीवाश्म को, उस जीवाश्म के अंदर लिक्विड भरते हैं जेल जैसा। वो जो लिक्विड भरते हैं वो लिक्विड ये बता देता है खाली जगह में जाता है जब, कि उसका ब्रेन कितना बड़ा था। तो जितना बड़ा ब्रेन है उसको कह देते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। तो ये जो था, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 400 से 500 सीसी थी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि इनका जो मस्तिष्क था, इनका जो मस्तिष्क था वो अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 सीसी का था। सीसी मतलब, ये सीसी का मतलब होता है आयतन नापते हैं, है ना, इसलिए इंजन वगैरह होते हैं उनको देखना, इतने सीसी का इंजन है ऐसे, तो कितना जगह घेर रहा है उसको कहते हैं। तो इतने सीसी का था। ठीक है, फिर एक और गजब बात आती है कि ये जो था, इसकी ऊंचाई अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 फुट ही थी। अब देखो ये बातें पता कैसे लग रही है, हम इतना कंफर्म कैसे हैं? इनके जगह जगह पे जीवाश्म पड़े हैं, बहुत सारे जीवाश्म मिले, और जितने भी जीवाश्म मिले हैं सारे के सारे ये बताते हैं कि भाई इनकी हाइट 4 से 5 फुट थी। अब हम लोग क्या सुनते हैं आज तक कि पुराने टाइम के लोग जो है वो बहुत तकड़े थे, कितने बड़े के, बहुत ही बड़े बड़े होते थे। यहां पर पूरी बात ही पलट गई। यहां ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई 4-5 फुट हाइट थी इनकी, बस और नहीं थी इनकी हाइट। फिर उसके बाद एक चीज और कि ये कहां कहां मिले, कहां रहते थे? तो याद रखना ये घास के मैदानों में रहते थे। घास के मैदानों में रहते थे। सबसे पहला कौन था? सबसे पहला आदमी जैसा दिखने वाला जो जीव है उसका जीवाश्म जो मिला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कितने साल पहले? 60 लाख से 40 लाख साल पहले। अब ये जीव था, ये इसकी एक खासियत, ये मैंने बता दिया, दो पैरों पर चलता था, यानी द्विपाद प्राणी। दो पैरों पे चलता था। दो पैरों पे जो चलते हैं ना उनको साइंस में बोलते हैं बाईपेडलिज्म। बाईपेडलिज्म का मतलब दो पैरों पे चलने वाला जीव। फिर उसके बाद एक चीज और, अब सवाल आता है कि बताओ इनका फूड क्या रहा होगा उस जमाने में। अब ये फूड का कैसे पता लग जाएगा? तो उनकी स्ट्रक्चर जो है उससे पता लग जाएगा, प्लस वो जहां रहते थे उसके आसपास क्या क्या था उससे पता लग जाएगा। तो ध्यान से सुनना, ये जो थे ये खाते थे कीड़े मकोड़े को, खा जाते थे ये। और कमाल की बात, ये फ्रूट्स खाते थे बहुत, ये पत्तियां खाते थे, ये नट्स खाते थे। नट्स का मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीजें जो होती हैं ये। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आदमी जो है वो बड़े जानवरों का शिकार उस टाइम नहीं करता था, कीड़े मकोड़ों को खा जाता था। तो आपने बंदर देखे होंगे, तो बंदर क्या करते हैं, बंदर फूल पत्तियां खा लेते हैं, बंदर फ्रूट्स खा लेते हैं। बंदर को जब मौका मिलता है तब छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी वो खा जाता है। तो ऑलमोस्ट इसी तरह का था ऑस्ट्रेलोपेथिकस। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं, कमेंट्स में अब बताना, जिनको मतलब अंदाजा ही नहीं था कि हमारे पूर्वजों का भी पूर्वज 60 लाख साल पहले जो था वो शाकाहारी था। पहली बात, अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, सवाल आप कमेंट में जवाब देंगे, उसके बाद अपन फिर से बात करेंगे इस पे। सवाल ये है कि आप में से कितने लोगों को ये पता था कि भाई हमारे पूर्वजों के पूर्वज शाकाहारी थे? ये सवाल का पहला हिस्सा है। पता था तो भी और पता नहीं था तो भी, ऐसा क्या सबूत है जो आज भी आपकी बॉडी में ये बताता है कि आप जिन एनिमल से बने हो वो एनिमल वेजिटेरियन थे, या वो एनिमल कोई जमाने में शाकाहारी थे? यस, मैं ये कहूं कि भाई शाकाहारी होने का एक सबूत आज भी हमारे शरीर में, बताओ कौन सा है? यस, ये बड़ा गजब आंसर दिया एकदम से। ठीक है, अपेंडिक्स। तो जब भी कभी आपसे पूछे कि शाकाहारी होने के सबूत दो हमारे शरीर में, तो तुरंत हिसाब कर देना जो भी पूछ रहा है उसको कि देखो हम शाकाहारियों से बने हैं, इसके कुछ सबूत होते हैं कि क्या। तो पहला सबूत क्या देना है जो बहुत ही स्ट्रांग सबूत है, कि हमारे शरीर में अपेंडिक्स है। अगर हमारे शरीर में अपेंडिक्स नहीं होती तो हम वेजिटेरियन नहीं होते। ठीक है, ये बात इस बात को चीख चीख के बताती है कि हम जिन एनिमल से बने हैं वो एनिमल शाकाहारी थे। एक बात। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात नंबर 2, कि हम जिन एनिमल से बने वो शाकाहारी थे, इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है हमारी लंबी आहार नाल। लंबी आहार नाल, लंबी आहार नाल का मतलब लॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम। कि कैसे? तो आदमी जो है, आदमी में, आदमी का मुंह जो है, अब ध्यान सुनना ऐसे, ये आदमी का मुंह है, माउथ, मुंह। अब मुंह से लेके
ऐसे ऐसे, ये हमारा स्टमक है। फिर हमारी आंतें आती है, ये डायग्राम तो सबने देखा है। छोटी आंत के घेरे, फिर बड़ी आंत, करते करते फिर मलाशय और फिर गुदाद्वार। तो मुंह से लेके और एनस तक, मुख से गुदाद्वार तक, मतलब माउथ टू एनस, इसकी जो लेंथ है, किसकी लेंथ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 30 फुट फीट है, 30 फुट लंबा है। हमारी आहार नाल 30 फुट लंबी है, एक चीज। दूसरी चीज आती है, यह भी याद रखना कि जो मांसाहारी होते हैं उनकी आहार नाल सीधी होती है। ये भी याद रखना, जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी आहार नाल सीधी होती है, और हमारी आहार नाल क्या है, मुड़ी हुई है जगह जगह से, ऐसे 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 मुड़ी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि हम कोई जमाने में शाकाहारी प्राणियों से निकले हैं, और ऐसे ही शाकाहारी प्राणियों में से एक का एग्जाम्पल है कौन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। 40 से 20 लाख साल पहले, 40 से 20 लाख साल पहले जब हम जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमारे जैसे, काफी कुछ हमारे जैसे दिखने वाले जीव इस धरती पर आ चुके थे। इनको कहा जाता है अर्ली होमो। होमो शब्द मैं बार बार बोल रहा हूं इस चैप्टर के अंदर, होमो का मतलब है कि होमो शब्द जो है मानव का विरूपक है, क्योंकि मानव का नाम है होमोसेपियन, मानव का नाम है होमोसेपियन। तो ये हमें सीधी क्या होती है, अच्छा सीधी होती है आहार नाल। जो मांसाहारी होते हैं ना, उनमें आहार नाल सीधी, आहार नाल मतलब जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक उनका सीधा होता है। इसको ऐसे समझो कि अगर मैं यहां पर डॉग जो है, डॉग या वुल्फ या टाइगर, इनमें से किसी की मैं ये कहूं कि इंटेस्टाइन देखनी है मेरे को, तो आप हैरान हो जाएंगे, कुत्ता जो है उसमें यहां से यहां तक ऑलमोस्ट स्ट्रेट मिलेगी आपको आहारनाल, और हमारी आहारनाल जो है वो ऐसे 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 ऐसे। आहारनाल मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, मुंह से लेके गुदा द्वार तक का रास्ता देखो। अब आप कंपेयर करेंगे तो मानव की तुलना में अगर आप देखेंगे तो इसकी आहार नाल में बहुत ज्यादा ऐसे सल नहीं है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट आहार नाल है। तो ये जो स्ट्रेट आहार नाल है ऑलमोस्ट, ये जो सल है बहुत कम वाले हैं। इसका रीजन क्या है कि ये जो है ये नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए बना है, तो इसलिए इसकी आहार नाल सीधी होती है। अब सीधी क्यों होती है, इसका एक क्वेश्चन अच्छा पूछ उठता है ये, तो ये दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि सीधी क्यों होती है इनकी, हमारी तरह क्यों नहीं होती। तो उसका आंसर फिर आपको ये देना है कि भाई ये जो एनिमल्स होते हैं, जो मांसाहारी एनिमल होते हैं, इनके अंदर जो पोषण होता है, इनको डाइजेशन कम खाने से मिल जाता है। हमारा खाना बहुत देर तक हमारे अंदर रहता है और उसके बाद डाइजेशन होता है। तो ये इस बात का आपको आंसर देना है। तो ये सारे सबूत ये बताते हैं कि हम शाकाहारी स्ट्रक्चर वाले जीव हैं। फिर उसके बाद में आता है कि साहब ये जो 40 से 20 लाख साल पहले आया अर्ली होमो, इसके बारे में कुछ बातें हमें बताओ। तो अब देखो, याद रखना, एक सिद्धांत हमने देखा था लेमार्क का कि जिन अंगों का प्रयोग अधिक होगा, जिन अंगों का प्रयोग अधिक होगा उनका डेवलपमेंट होगा, ये बात हमने की थी। तो अब होगा क्या, इनसे पहले जो अफ्रीका वाला एनिमल था, आदमी था, या आदमी कह सकते हैं हम, ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो था, वो अपने ब्रेन को बहुत यूज कर रहा था। तो जब अपने ब्रेन को यूज कर रहा था तो ऑब्वियसली इसके अंदर ब्रेन का साइज उससे बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम लोग कई बार अर्ली होमो जो है इसको हैंडीमैन भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, हैंडीमैन भी बोल देते हैं। हैंडीमैन लिखा हुआ भी है यहां पे, हैंडीमैन। हैंडीमैन का मतलब क्या है, हैंडीमैन का मतलब ये अपने हैंड्स जो है वो अधिक यूज करेगा। अब जब हैंड्स ज्यादा यूज करेगा तो क्या होगा, ये अपने चारों तरफ का जो सराउंडिंग्स है उसके लिए बड़ा जागरूक रहेगा, तो इसका ब्रेन जो होगा वो डेवलप होगा, इसका ब्रेन डेवलप होगा। अब इसके अंदर ब्रेन डेवलप होकर कितना हो जाएगा, तो इसका ब्रेन हो गया 650 से 700 सीसी का ब्रेन इसका हो गया, ब्रेन का साइज इंक्रीज हो गया। तो अब देखो बहुत सारे सबूत आ रहे हैं धीरे धीरे इस फेवर में। हमारा जो ब्रेन है वो आज लगभग 1300 ग्राम का है, हमारा ब्रेन आज लगभग 1300 ग्राम का है। अब एकदम से ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो सकता कि भाई हमारा जो ब्रेन है वो एकदम से 1300 ग्राम हो गया हो, क्योंकि उसमें 400-500 ग्राम बताया हमने, इसके अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका रीजन क्या रहा, ब्रेन क्यों काम में ले रहा है, तो अब ध्यान से देखो, यहां पर दो चीजें हैं।
एक तरफ कोई और एनिमल है, जैसे एग्जांपल ले लो कि साहब यहां पर भेड़िया है, वो भी तो था उस टाइम पे, और यहां पर हैंडीमैन है हमारा, हैंडीमैन। एक तरफ भेड़िया, एक तरफ हैंडीमैन है हमारा। हैंडीमैन हम उसको कह रहे हैं जो अपने हाथों को काम में ले रहा है। अब भेड़िए को अगर आप देखोगे तो भेड़िया भी समूह में रहता है, समूह में निवास करता है। यस, ये भी समूह में निवास करता है। ठीक है साहब। फिर उसके बाद शिकार, भेड़िया भी शिकार करता है, ये भी शिकार करता है। अच्छा याद रखना, ये जो है अर्ली होमो आया है, ये शिकार करता है। शिकार करता है मतलब ये कैसा है, ये मांसाहारी है। ये क्या है, मांसाहारी है, ये नॉनवेज खाता है। और ये जो मांसाहारी है, इसके मांसाहारी होने का सबूत क्या है, तो हमारे मुंह में इस जगह ऐसे हाथ लगाएंगे तो यहां तीखे दांत हैं। ये दांत इसी के टाइम डेवलप हुए, ये दांत इसी टाइम डेवलप हुए जब मांस खाना शुरू किया इसने। तो इन दांतों को बोलते हैं कैनाइन्स, कैनाइन टीथ। कैनाइन को कहते हैं रदनक दांत। हमारे मुंह में 4 तरह के दांत होते हैं सर। सामने हाथ लगाएंगे ऐसे इस जगह पे, या जीभ टच करके देखेंगे तो बिल्कुल सामने 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे। ऐसे अपने मुंह में ऐसे जीभ लगाएंगे तो आपको पता लगेगा 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे। काटने वाले हैं, इनको इंसाइजर्स कहते हैं, इनका काम है काटना। आप किसी भी चीज को इसी से काटते हो। फिर बाजू में जीभ लगाएंगे तो यहां तीखे दांत हैं, ये वाले, ये कहलाते हैं कैनाइन। कैनाइन मतलब रदनक। 2 इधर है, 2 इधर है, टोटल 4 होते हैं। इनका काम है मांस जब खाता था आदमी तो उसको चीरना फाड़ना, वो वाला काम करता है। तो जो शिकारी जानवर होते हैं उनमें रदनक बाहर निकले हुए होते हैं बड़े बड़े, और फिर उसके पीछे 2 तरह की दाढ़ होती है, प्री मोलार और मोलार, है ना। तो ये जो कैनाइन है, ये इस बात का सबूत है कि आदमी जिससे निकला वो मांस भी खाता था। अब सुनो, वुल्फ में और आदमी में अंतर कहां पर आया, एक्टिविटी। इसकी एक्टिविटी जो थी वो लिमिटेड थी, और ये जो था ये एक्सप्लोर कर रहा था। एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर का मतलब खोजना, नई चीजें खोजता था ये। तो अब होगा क्या, भेड़िया जो है, भेड़िया भी वहीं रह रहा है। भेड़िए के वो कुछ नया करना ही नहीं है। भेड़िया एक जिंदगी जी रहा है एक ऐसे आदमी की तरह जिस आदमी का क्या बोलते हैं कि भाई कोई उसका लेना देना नहीं है, बस एक फिक्स जीवन जी रहा है। सुबह इतने बजे उठना है, ये करना है, शिकार करना है और सो जाना है। उसी जगह रह रहे हैं और वहीं रहना है हमेशा से, कि क्यों, हमारे बुजुर्ग ऐसे थे। आदमी दूसरे तरह का है, आदमी एक्सप्लोर कर रहा है। तो एक्सप्लोर करते टाइम आदमी के हाथ में आता है पत्थर। एक दिन उसको पता लगता है कि पत्थर ऐसे मारा भी जा सकता है। उसको पता लगता है कि पत्थर जो है उससे, तीखा पत्थर जो है उससे हम हथियार भी बना सकते हैं। तो इन वजहों से आदमी जो है अपने ब्रेन को काम में ले रहा है। अब अपने ब्रेन को काम में ले रहा है तो होगा क्या कि भाई अपने ब्रेन को काम में लेने की वजह से आदमी के साथ 2 चीजें होंगी। एक, ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। अच्छा एक और बात मैंने बताई कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो सीधा खड़ा होकर चलने लग गया था। ये बातें हमको जीवाश्म से पता लग जाती हैं, ये बातें हमको जीवाश्म से पता लग जाती हैं। अब ध्यान से सुनना कि ऑस्ट्रेलोपैथिकस ऐसे चल रहा है खड़ा होके। अब वो जब ऐसे चल रहा है खड़ा होके तो ब्लड की सप्लाई ब्रेन के ऊपर प्रेशर नहीं बनाएगी। ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है ये, कि आदमी ऐसे झुक के जब चल रहा है तो उसके ब्रेन पे प्रेशर बनेगा। जैसे एनिमल्स को देखो, कभी दिमाग में आया कि गाय का ब्रेन क्यों नहीं डेवलप हुआ, भैंस का ब्रेन क्यों नहीं डेवलप हुआ, बकरी का ब्रेन क्यों नहीं डेवलप हुआ, तो आपको ये याद रखना है कि उनके हेड में ब्लड का सप्लाई इतना होता है कि उसके प्रेशर की वजह से उनका ब्रेन उतना डेवलप नहीं हो पाता जितना हमारा हुआ। अच्छा, सबसे गजब की चीज जो हुई, ध्यान से सुनना, कोई पूछे कि मानव जो है, देखो जंगल में सभी रहते थे, चिंपैंजी भी रहता था, हम भी जंगल में थे, भेड़िया भी जंगल में था, टाइगर भी जंगल में था, और हम सब स्तनधारी हैं, सब मैमल है। आदमी इतना डेवलप क्यों हो गया, कोई पूछे तो आपको ये नहीं बताना कि आग खोज ली, ये खोज लिया। सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, जब आप सीधे खड़े होते हैं 2 पैरों पे। अब 2 पैरों पे भी क्यों खड़े होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपैथिकस हो या फिर कोई और पुराने टाइम का आदमी हो, उसको घास के मैदानों में रहना पड़ा। घास के मैदानों में इनका शिकार होता था, इनकी हंटिंग होती थी। क्यों, दूसरे जानवर खा जाते थे इनको, टाइगर आया खा जाएगा आदमी को, ठीक है। तो उस आदमी को चौकन्ना रहने के लिए 2 चीजें करनी पड़ेगी। लगातार उसको इधर उधर देखना है ऐसे कि कोई आ तो नहीं रहा, और दूसरा वार्निंग साइन सीख गया आदमी। वार्निंग साइन मतलब देखा होगा, बंदर आज भी एक अलग तरह का शोर मचाते हैं एक दूसरे को मैसेज देने के लिए। आदमी भी ऐसा ही शोर मचा रहा था, लेकिन बंदर जो है वो आज भी 4 पैरों पे है, आदमी सीधा खड़ा हो गया है। तो सीधा खड़ा होकर जब वो शोर मचाएगा तो उसका वोकल कॉर्ड डेवलप होगा यहां पे। अब ये वोकल कॉर्ड डेवलप होना इंसान की सबसे बड़ी क्रांति है। ध्यान से सुनना, जैसे ही वोकल कॉर्ड डेवलप हुआ, आदमी मैसेज ज्यादा अच्छे से देने लग गया, और फिर धीरे 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 भाषा आई। भाषा मतलब लैंग्वेज आई। लैंग्वेज जब आई तो लैंग्वेज से फायदा क्या हुआ कि मैं अपने बच्चे को पहले ही बता दूंगा कि इस तरफ नहीं जाना है, तुझे इधर नहीं जाना है, तुझे इधर नहीं जाना है। तो आदमी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा आविष्कार आग, पत्थर, टीवी, कंप्यूटर नहीं, भाषा। आदमी ने भाषा खोजी, मतलब अपनी बात दूसरे को कहना शुरू किया। इससे फायदा क्या हुआ, हर नई जनरेशन पुरानी जनरेशन से ज्यादा इंटेलिजेंट होती गई। तो ये जो 60 लाख सालों से हम देख रहे हैं कि आज तक होमोसेपियन कैसे बना, तो 60 लाख सालों में हम सबसे एडवांस इसलिए बने कि हमारे पास भाषा है, हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं।
ये जो है इस भाषा का चमत्कार है। तो यहां पर आपको ये भाषा का चमत्कार दिखेगा, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं अभी, अब ध्यान सुनना। अच्छा, इसकी हाइट भी ऑस्ट्रेलोपैथिकस से ज्यादा थी, इसकी हाइट भी ऑस्ट्रेलोपैथिकस से ज्यादा थी। अब मैंने कहा तो यहां ध्यान से देखो, ये स्टोन टूल्स काम में ले रहा था। स्टोन टूल्स मतलब पत्थर से अब ये हथियार बनाना शुरू कर दिया था, इसने पत्थर से हथियार बनाना शुरू कर दिया था। अब आगे चलते हैं। लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल क्या था? हंटर, हंटर का मतलब शिकारी था। और एक गजब चीज जो आदमी को औरों से अलग बना रही है, गैदरर, गैदरर का मतलब चीजें इकट्ठी करता था, एकत्र करना, ठीक है। और डाइवर्स टाइप थी इसकी, कुछ भी खा लेता था, शाकाहारी मांसाहारी जो मिल जाता था खा लेता था, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आता है होमो हैबिलिस, इसको बोलते हैं होमो हैबिलिस। तो आपके मन में ऐसे आए कि हमारे पितृदेव सबसे पुराने वाले साइंस के हिसाब से कौन है? तो साइंस ये कहता है होमो हैबिलिस जो है वो आपके पितृदेव है, सबसे पुराने वाले। फिर आगे चलते हैं। अब आएगा वो आदमी जो एकदम स्ट्रेट खड़ा होगा तुम्हारी तरह। अब तक हम क्या थे? मैंने बोला कि दो पैरों पे चल रहा है लेकिन थोड़ा झुका रहता है, एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा। जो एकदम स्ट्रेट खड़ा होगा उसको कहते हैं होमो इरेक्टस। तो यही बहुत अच्छा पॉइंट है कि सबसे पहले सीधा खड़ा कौन हुआ? होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। पहली बार सीधा खड़ा होने वाला मानव कौन है? होमो इरेक्टस है, एकदम स्ट्रेट खड़ा होने वाला होमो इरेक्टस है। फिर उसके बाद अब होमो इरेक्टस जब सीधा खड़ा होगा तो मैंने बताया कि ब्रेन जो है और ज्यादा डेवलप हुआ होगा। ब्रेन और ज्यादा डेवलप होके कितना हो गया? इनका 800 से 1100 सीसी हो गया। गजब की चीज देखो, डार्विन का सिद्धांत है, उसका चमत्कार देखो, लेमार्क के सिद्धांत का चमत्कार देखो कि 60 लाख साल पहले, 40 लाख साल पहले तक जो आदमी था उसका ब्रेन का साइज 400 से 500 सीसी था। उसने काम में लेना शुरू किया, अभी सिर्फ 20 लाख साल बीते हैं और 20 लाख सालों में ब्रेन का साइज डबल हो गया। 20 लाख सालों में ब्रेन का साइज डबल हो गया एकदम से, ठीक है। कहां हम देख रहे थे कि साहब 400 से 500 है, फिर 800 पे गए और अभी हम जिसको पढ़ रहे हैं 20 लाख से 10 लाख साल पहले आदमी जो है उसका ब्रेन का साइज हो गया 800 से 1100 सीसी। हमारे से आज भी कम है, हमारे से आज भी कम है, लेकिन यहां तक पहुंच गया ब्रेन का साइज। अब हम आगे देखते हैं। अब इसके पास टूल्स जो थे वो भी एडवांस टूल आ गए। एडवांस टूल का मतलब क्या हुआ कि इस आदमी ने कुल्हाड़ी बना ली साहब। कुल्हाड़ी, याद रखना, कुल्हाड़ी कैसी? पत्थर की, पत्थर को कुल्हाड़ी की तरह काम में लेने लग गया। बाइफेशियल टूल मतलब दो धारे या दो धारी हथियार बना लिए इसने। दो धारी हथियार का मतलब अब ये क्या करता था? अपने हथियारों को दूसरे पत्थर पे मारता था, ऐसे ऐसे ऐसे। अब अपने हथियारों को दूसरे पत्थर पर मारता था तो दोनों साइड से हथियार तीखे हो जाते थे। अब दोनों साइड से हथियार तीखे हो जाते थे तो ये उनको काम में ले रहा था, ठीक है। अच्छा, कितनी अच्छी दुनिया रही होगी, मैं मेरे विचार कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप भी सहमत हो उनसे। कितनी अच्छी दुनिया रही होगी इन लोगों की कि ये सिर्फ आदमी थे, ना इनमें हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना बीजेपी वाले थे, ना कांग्रेस वाले थे, ना कम्युनिस्ट थे, ना सोशलिस्ट थे, ना कैपिटलिस्ट थे, ना इनके अंदर कोई किसी बात पर लड़ने वाले लोग थे। इनकी लड़ाई सिर्फ 3 चीजों के लिए होती थी और हो सकता है उस टाइम भी एक दूसरे को मार डालते हुए, लेकिन उस टाइम लड़ाई कुदरत करवाती है उन चीजों के लिए होती थी। और वो चीजें क्या थी? फूड यानी खाना, शेल्टर यानी कि रहने की जगह, और मेटिंग यानी कि पार्टनर किसको बनाना है। इन बातों पर ये झगड़े होंगे। बाकी कभी इनके झगड़े इस बात पर तो नहीं हुए कि टीवी शो के अंदर दो धर्म के गुरु बैठे हैं और वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि तेरे वाला सही है, नहीं मेरे वाला सही है, मेरे वाला सही है, तेरे वाला गलत है। ये इनके अंदर था ही नहीं। खाना खाने का है, मस्त रहने का एकदम। कोई ऑनलाइन क्लास नहीं होती थी, कोई सुबह सुबह कोई झंझट नहीं है, मस्त एकदम से सो रजाई के अंदर, है ना। अब इस टाइम पे एक और बड़ा आविष्कार आया, होमो इरेक्टस जो था। ये मैंने बताया कि भाई ये पत्थरों को भिड़ा भिड़ा के ये क्या कर रहा है? नए तरह की तलवारें बना रहा है, नए तरह के टूल बना रहा है। शिकारी है, शिकार करने के लिए शिकार चाहिए, करने के लिए पत्थर चाहिए। अब जब ये भिड़ा रहा है उसी टाइम कैसे हुआ? ये सिर्फ कहानियां हैं क्योंकि कोई था तो था नहीं उस टाइम, लेकिन ये सबूत मिलते हैं कि ये पहला आदमी था होमो इरेक्टस जिसने फायर यानी आग पर नियंत्रण हासिल किया। आग पर कंट्रोल, कंट्रोल ऑन फायर पहली बार आदमी ने इसी टाइम किया, 10 लाख साल पहले। अब ध्यान से सुनना, मैंने ये नहीं कहा आग का आविष्कार किया। आप में से कईयों ने पढ़ा होगा, 2-3 गलतियां ऐसी हैं हिस्ट्री की क्लासेस में बहुत होती हैं। मैं कई बार बोलता हूं कि इनको ना, हिस्ट्री वाले टीचर्स को थोड़ी थोड़ी साइंस पढ़ाओ सबको, ठीक है। तो इसमें बोल देते हैं मानव ने आग का आविष्कार किया। नहीं, फायर जो है उसका आविष्कार मानव नहीं कर सकता। ऐसे कहो, मानव ने फायर को कंट्रोल करना सीखा। जब आदमी ने कंट्रोल करना सीख लिया फायर को, तो आदमी की लाइफ में बड़े चेंजेस आएंगे। कि बड़े चेंजेस क्या आएंगे? तो ध्यान से सुनना, जैसे ही आपके पास फायर आ गई तो पहला काम आप क्या करोगे? अब आपका एनिमल्स जो है आपसे डरेंगे, दूसरे एनिमल्स आपसे डरेंगे। जब एनिमल्स डरेंगे तो इसका मतलब आपके पास आ गई सेफ्टी, आपकी सेफ्टी हाई हो गई। सेफ्टी हाई हो गई तो आप अब झगड़ा या दूसरों पे अटैक कम करेंगे, पहला फायदा।
अब इससे क्या फायदा होगा? जब आप झगड़ा या अटैक कम करेंगे, देखो सीधी सी बात है, कहीं पे भी ये याद रखना कि किसी भी जीव को आप लड़ाइयों में डाल दो, उसका डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। डेवलपमेंट सिर्फ तब होगा जब जीव जो है वो शांत रहेगा, वो कम से कम लड़ेगा दूसरों के साथ। दूसरों के साथ जब भी लड़ेगा उसका डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी मेरे पास इतनी ही है। अब मैं सुबह उठा हूं तो मेरे पास आज के दिन में घंटे 12 ही हैं। चाहे मैं कुछ कह लूं, रात को चाहे 1 बजे तक काम कर लूं, लेकिन मेरे पास दिन के घंटे 12 है। तो मेरे को पता है कि भाई मैं सुबह 7 बजे जगा हूं, क्योंकि रात को सोने में लेट हुआ, 7 बजे जगा हूं, 7:30 बजे से क्लास मेरी शुरू है और 12 ही घंटे है। अब इन 12 घंटों में मेरे को झगड़ा भी करना है किसी के साथ, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। यहां फायर जैसे ही आई तो ये फायर से डरा देता था एनिमल्स को। जब डरा देगा तो लाइफ में शांति होगी, और शांति होगी तो अब होंगे नए आविष्कार और नया दिमाग चलेगा। इसका पहला फायदा यह हुआ। दूसरा फायदा आग पे कंट्रोल से क्या हुआ कि अब जो मांस है या जो सब्जियां भी खा रहा है वो, उनको अब ये पका के खाएगा। और जैसे ही वो पका के खाएगा तो मैंने आपको बताया था कि अपेंडिक्स जो है वो अब यूज ही नहीं होगी। अपेंडिक्स का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने बताया था, सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सेल्यूलोज जलती है तो सेल्यूलोज को फायर क्या करती है? पिघला देती है। इसीलिए समझदार आदमी दाल जो है उसको कच्ची नहीं खाएगा। दाल जो है बड़ी सॉफ्ट हो जाती है भिगोने के बाद, नहीं खाएगा। ठीक है, नेचर से ही कनेक्शन था कि तभी सब कंट्रोल किया होमो ने। डाउट क्लियर कीजिए सर, नेचर से ही फायर कनेक्शन था। नहीं, आप अपना क्वेश्चन दोबारा पूछिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, 2 बात हो गई। फिर तीसरी बात, फायर से तीसरा फायदा क्या होगा? तीसरा फायदा ये होगा कि फायर आपको देती है गर्मी, वार्मथ। अब जब गर्मी मिलेगी आपकी बॉडी को तो आपको सर्दी से निजात मिलेगी, सर्दी से आपको राहत मिलेगी। तो सर्दी से राहत मिलेगी तो आपकी बॉडी पर जो हेयर ग्रोथ है वो अब कम होने लग जाएगी। नहीं तो पुराने जो जितने भी ये मानव जैसे एनिमल थे, तो अब क्या हुआ कि बॉडी पर हेयर ग्रोथ क्या हो गई? कम हो गई। बॉडी पे हेयर ग्रोथ जैसे ही कम होनी शुरू हुई तो एक और बात होगी, वो क्या होगी कि आपकी ठंड सहने की क्षमता, ठंड सहने की क्षमता जो है वो भी आपकी कम हो गई। अब ठंड सहने की क्षमता जिस जीव की कम हो गई वो खुले में तो नहीं रह सकता, वो खुले में नहीं रह सकता। तो अब क्या होगा? ये अब बनेगा आगे चल के गुफा मानव। गुफा मानव मतलब केव मैन। ध्यान से सुनना, गुफा मानव अभी नहीं बना है, आगे चल के बना है। अभी तो क्या है, ये हंटर एंड गैदरर के साहब ये घूमता रहता है इधर उधर। हाँ, ये जरूर है कि अब क्या है कि आग का आविष्कार हो गया तो खाना पका के खा रहा है, ये हमने बात कर ही ली थी। ठीक है, अब ये क्या होगा कि भाई अब ये गुफा मानव बनेगा। अब गुफा मानव बनना एक बहुत बड़ी क्रांति है। बहुत बड़ी क्रांति क्यों है कि अब क्या होगा? देखो इधर ये एक गुफा है, एक जंगल में ऐसा तो नहीं कि हजारों गुफाएं इन्हीं के पास होंगी। गुफा यानी कि केव है ये इनकी, और यहां 10 आदमी है इनके जैसे। ये रोज निकलते हैं, शिकार करते हैं, निकलते हैं, शिकार करते हैं, और शिकार करने के बाद इनको पता है रात को ठंड पड़ेगी और ठंड से हमें कौन बचाएगी? गुफा बचाएगी। तो ये सारे के सारे रात को कहां आते हैं? गुफा में आते हैं। ऐसे अभी सुनते जाना। अब ये 5 आदमी है शुरू में जो एक गुफा में रहना शुरू कर रहे हैं। धीरे 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 आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ेगी, 5 से 50 होंगे, 50 से 100 होंगे। तो अब गुफाएं कम पड़ जाएंगी। गुफाएं कम पड़ जाएंगी तो ये क्या करेंगे? अड़ोस पड़ोस में और गुफा ढूंढेंगे, फिर पत्थर वत्थर जमा के अपने लिए आवास बनाएंगे। तो यहां से एक चीज आएगी, बहुत जबरदस्त चीज, जिसको कहते हैं सेटलमेंट। कि आदमी जो है पहली बार स्थायी निवास बनाएगा। आज भी हमारे में ये फीलिंग है। हम चाहे, आपने देखा है हमारे डीएनए तक पे असर हुआ है इसका, हमारे डीएनए पर असर हुआ है इसका। ठीक है, वारिस जी पूछ रहे हैं जब इंसान पहले 4 पैरों पर चलता था तो ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ? नहीं वारिस जी, मैंने बता दिया था कि जो होमो इरेक्टस है वो एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ, और उससे पिछले जो है होमो हैबिलस हैं और वो भी सीधे होने लग गए थे, बस झुक के चलते थे थोड़ा। और इसकी वजह क्या थी कि आदमी जो है वो अपने आगे के जो हाथ हैं दोनों, उनको ज्यादा काम में ले रहा था। बाकी एनिमल्स जो है वो नहीं ले रहे थे। अब आदमी दोनों हाथों को काम में क्यों ले रहा था? क्योंकि आदमी को टूल्स काम में लेना आ गया था। टूल्स मतलब चीजों को काम में लेना शुरू कर दिया था आदमी ने। लकड़ी पड़ी है, कोई बंदर को देखना, आज भी मौका मिलते ही सीधा बैठ जाता है बंदर ऐसे 2 पैरों पे। बस ऐसे ही आदमी बैठना शुरू हुआ। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कोई जमाना ऐसा आ जाए कि बंदर भी सीधा खड़ा होकर चलते हुए दिख जाए आपको, ऐसे बिल्कुल सीधा चल रहा है बंदर। ठीक है, लाखों साल बाद। तो आदमी जो है ऐसे चेंज हुआ है, एकदम से चेंज नहीं हुआ। तो अब आदमी स्थायी निवास कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि हमारे अंदर आज भी एक चीज है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम कई बार ऐसी बात बोलते हैं कि यार चाहे ना कितना ही घूम लो, लास्ट में सुकून तो घर आके ही मिलता है। जैसे आप 10 दिन घूमने गए, कहीं कश्मीर चले गए या कहीं और अच्छी जगह चले गए आप घूमने, कि साहब वहां जाएंगे बड़ा अच्छा है, आप कितना भी घूम लो,
वापस जब आओगे और अपने घर आओगे और जब सोओगे तो आपको एक अलग ही सुकून वाली नींद आएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है आपके डीएनए में ये ट्रेट्स आज के नहीं है, 10 लाख साल पहले के हैं। 10 लाख साल पहले ये फीलिंग हमारे अंदर आ गई कि भाई अपनी जो जगह होती है वो तो अपनी ही होती है, अपनों के साथ रहने का जो मजा है वो कहीं नहीं है। तो दो चीजें इस गुफा ने हमें दी, एक अपने घर की फीलिंग कि अपना घर तो अपना ही होता है, दूसरी अपने लोगों की फीलिंग क्योंकि आदमी अपने लोगों के साथ अब रह रहा है। ठीक है, अब एक दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी कि बाहर आएगा बीच बीच, अच्छा आपको पता होगा आइस एज, आइस एज को कहते हैं हिम युग। ये हिम युग क्या है? तो आइस एज क्या है? बीच बीच में ऐसा 4 से 5 बार हुआ, बीच बीच में ऐसा 4 से 5 बार हुआ। और हुआ क्या 4 से 5 बार कि पूरी धरती जो है, पूरी धरती पे बर्फ ही बर्फ जम गई थी, आइस ही आइस जम गई थी। सिर्फ ये बीच का इलाका जो है ये बचा हुआ था, और इस बीच के इलाके में ही पड़ता है इथोपिया। मैंने बार बार बोला है इथोपिया अफ्रीका में, जहां पर मानव जो है उसका विकास हुआ। तो मानव यहां रह रहा है, ऊपर और नीचे ठंड पड़ रही है बहुत जबरदस्त। तो जब मानव यहां रह रहा है तो अब एक दिक्कत आएगी। वो दिक्कत क्या आएगी कि मानव है बहुत सारे, पॉपुलेशन बढ़ रही है मानव की, मानव बहुत सारे हैं और जगह है कम। तो ऐसी कंडीशन में आदमी क्या करेगा? ऐसी कंडीशन में आदमी उस गुफा के आसपास रहते रहते उसके पास रिसोर्सेज कम पड़ेंगे। तो अब आदमी में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। बहुत बड़ा चेंज क्या आएगा? मैंने बताया कि ये साथ रहना शुरू कर दिए, स्थायी निवास बना लिए, ग्रुप बन गए। तो ये जो ग्रुप है, यही ग्रुप आगे चल के बन जाएंगे सोसाइटी। सोसाइटी मतलब समाज। तो जिसको आप आज बोलते हो समाज, हालांकि समाज का मतलब ही बदल दिया है आज जो पॉलिटिक्स और रिलीजन ने। मेरे को ना पॉलिटिक्स से कोई प्रॉब्लम है ना रिलीजन से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे को इनके साइड इफेक्ट जो है उनसे प्रॉब्लम है। रिलीजन बांट रहा है, पॉलिटिक्स बांट रही है। हम सब साइंस की नजर से देखें सब इंसान है, पहले हम इंसान बने हैं फिर रिलीजन आया है। एक भी रिलीजन में ये बातें नहीं है, एक भी रिलीजन में ये बातें नहीं है। इसका मतलब रिलीजन, मुझे नहीं पता कि आपको मोक्ष भेजेगा या नहीं भेजेगा, आपको स्वर्ग भेज सकता है नहीं भेज सकता, लेकिन रिलीजन बांटने का एक टूल है, डिवाइड करने का एक बहुत ही तगड़ा हथियार है रिलीजन, है ना। तो अभी हम जब साइंस की नजर से देखेंगे तो सोसाइटी का मतलब यहां पर क्या है कि आदमी आदमी के साथ मिलकर रह रहा है, वो बनेगी सोसाइटी या समाज। तो ये जो समाज बनाने वाला जो सबसे पहला जो आएगा उसको कहेंगे निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव। अब निएंडरथल मानव जो है उसके अंदर समाज बनेगा। समाज जब बनेगा तो कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स क्या आएंगी कि जैसे किसी की डेथ हो गई तो अब से पहले क्या करते थे, डेथ होने के बाद डेड बॉडी को वहीं छोड़ देते थे। अब वो जैसे ही छोड़ देते थे तो होगा क्या कि वो डेड बॉडी सड़ती थी जंगल में। अब उस टाइम कम थी जनसंख्या, अब समाज बड़ा हो रहा है। तो अब मान लो 4 गुफा है, चारों में अलग अलग मानव रह रहे हैं या अलग अलग समाज के परिवार रह रहे हैं। अब वो सब रह रहे हैं तो उस टाइम पे एक आदमी मर गया, कोई डेथ तो होनी है ना, एक आदमी मर गया, अब उसकी डेथ हो गई और उसकी बॉडी को वहीं छोड़ दिया, तो बाकी के जो लोग हैं वो उससे झगड़ा करेंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए तकरीबन 20,000 साल पहले पहली बार दफन करना शुरू किया गया। ये याद रखना, ये जो अंतिम संस्कार या लास्ट रिचुअल है, अंतिम संस्कार या लास्ट रिचुअल के नाम पे आज हिंदू और मुसलमान आपस में ऐसे एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, हमारे यहां तो दफनाते हैं, हमारे यहां तो जलाते हैं। आपको अजीब लगेगा सुनकर कि सबसे पहले जो मानव था दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा, ये डिसाइड हुआ नेचर के बेसिस पर, प्रकृति के बेसिस पर। इसीलिए जो रिलीजन जिस जगह का है, जहां लकड़ियां होती थी उस रिलीजन में आज भी जलाया जाता है। जहां लकड़ियां है ही नहीं वो जलाएंगे कैसे? तो उन्होंने लाश को दफनाना शुरू कर दिया। हमको ये समझना होगा कि रिलीजन ज्योग्राफी के इन्फ्लुएंस से बना है। रिलीजन में बहुत सारी चीजें ज्योग्राफी की हैं। जिस जगह पेड़ हैं, नदियां हैं, खेती होती है, वो लोग सूरज को, प्रकृति को, पेड़ को पूजेंगे, पूरे पेड़ की पूजा करेंगे। जहां पर प्रकृति संघर्ष करवा रही है वो लोग प्रकृति को कम पूजेंगे। जहां पर बीमारियां ज्यादा आ रही हैं वो लोगों के यहां देवता बहुत सारे होंगे। ठीक है, ऐसे ही यहां पर हुआ कि ये जो बरियल सिस्टम बना, दफनाने की परंपरा आई, इसकी 2 वजह रही होंगी। नंबर 1, कोई भी जीव को यह अच्छा नहीं लगेगा कि उसके साथी को दूसरे जीव नोच नोच के खा जाए। दूसरा, बदबू मारता था तो उन्होंने दफनाना शुरू कर दिया। तो ये याद रखना 20,000 साल पहले एक बड़ा चेंज आया। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया कि साहब 2 लाख साल पहले एक आर्किक होमो आया है, इसके अंदर कोई ज्यादा कुछ नहीं है, इसका ब्रेन जो है और बड़ा हो गया और ज्यादा टूल काम में लेने लग गया है। हाँ, अब आते हैं इस पे 2 लाख से 40,000 साल पहले, इसको कहते हैं निएंडरथल। इसको क्या बोलते हैं? निएंडरथल मानव। यहां मैं लिख देता हूं निएंडरथल मानव।
अब ये जो निएंडरथल मानव है, इसके पास गजब की चीज क्या है, इसका ब्रेन साइज देखो, ब्रेन का 1200 से 1700 सीसी साइज आ रहा है, कुछ जगह 1200 सीसी, कुछ जगह 1700 सीसी। दूसरी बात, इसके पास पहली बार है क्या, गुफाएं। ठीक है, गुफाएं हैं इसके पास। दूसरी बात यह भी याद रखना कि इसका शरीर जो है वो हमारे से तगड़ा है। शरीर तगड़ा क्यों है, तो रीजन याद रखना, इस टाइम हिमयुग है, और हिमयुग है तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, और ठंड से बचने के लिए उसके पास ना रजाई है ना कुछ और है, तो ये लड़ेगा कैसे उसके साथ। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर एडवांस टूल। एडवांस टूल मतलब इसने हथियार और भी कुशल बना लिए, लिख लेता हूं, कुशल हथियार। फिर उसके बाद इस टाइम पे ये कब्र मिली है, कब्र यानी इसने दफन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और ये भी पता लग गया कि दफन कर रहा है तो इसका मतलब समाज बन चुका है, ये समाज में रहना शुरू कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद शिकारी है, ये भी शिकार करता है। ठीक है, और ये पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल रहे हैं। ठीक है, पहले अफ्रीका में थे, अब ये एशिया के अंदर भी आ गए हैं। ठीक है, यूरोप के अंदर भी आ गए हैं। अब ये फैले कैसे, इस पे अपन बात अभी करेंगे। फिर उसके बाद में 2 लाख साल पहले हम आए, 2 लाख साल पहले हम आए। अब हम कौन हैं, हम हैं होमोसेपियंस। हम हैं होमोसेपियंस, विज्ञान सबको होमोसेपियन बोलता है। ठीक है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, सब होमोसेपियन है। तो जैसे ही बात आई कि हम आए, और हम कौन, होमोसेपियन। अब ये जो होमोसेपियन है, तो जितना इतिहास आप पढ़ते हो वो सारा का सारा सेपियन का इतिहास है। तो एक बहुत ही अच्छी बुक है, अगर कभी टाइम मिले तो ये जरूर पढ़ना, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, सेपियंस हिस्ट्री। सेपियंस हिस्ट्री बहुत अच्छी बुक है, मतलब ये इतनी गजब की बुक है, मैंने इसको 2 दिन में पढ़ डाला था पूरा, मतलब मैं रोक ही नहीं पाया खुद को कि इससे आगे क्या हुआ, इससे आगे क्या हुआ, इससे आगे क्या हुआ, है ना। आइस एज, हाँ फिर से भी आएगा, आगे भी आइस एज आ सकता है। अब देखो, होमोसेपियन जो था, इसका ब्रेन 1200 से 1600 सीसी की रेंज में आ गया। अब इसके साथ क्या हुआ, होमोसेपियन का शरीर जो है, अब सुनते जाना, ब्रेन का साइज 1200 से 1600 सीसी। दूसरी चीज क्या हुई कि इसका शरीर जो है वो निएंडरथल से कमजोर। अब निएंडरथल से कमजोर क्यों है, मैंने बताया, जैसे माहौल में रहेगा आदमी वैसा ही होगा। अब जैसे माहौल में रहेगा का मतलब क्या है, अब ठंड उतनी खतरनाक नहीं है जितनी थी, तो अब क्या होगा, अब फायदा ये होगा कि इसका शरीर जो है वो बहुत ज्यादा लड़ना नहीं है नेचर से, तो इसका शरीर कमजोर हो गया पहले से। अब इस टाइम सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ, लैंग्वेज आई। मैंने बताया था, लैंग्वेज मतलब भाषा आई। ठीक है, और जैसे ही भाषा आई तो आदमी के पास कला भी आ गई। अब ये कला और भाषा का कैसे पता लगता है, तो जितनी भी पुरानी गुफा है, आदमी आज का कलाकार नहीं है, हजारों सालों का है, तो जितनी भी गुफा है उन गुफाओं के अंदर आदमी ने कर रखी है पेंटिंग्स। जैसे इंडिया के अंदर कभी जाओ भोपाल, तो भोपाल के पास में भीमबेटका एक जगह है, भीमबेटका में जाओगे तो आपको गुफाओं के अंदर चित्र मिलेंगे, वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब वो जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भोपाल के पास, वो उसमें जाओगे तो आपको गाइड बताएगा कि भाई ये इतने 1000 साल पुराने चित्र हैं, कि किसने बनाया, कि पुराने टाइम में जो गुफा मानव था उसके बनाए हुए चित्र हैं। तो भाषा आ गई, आर्ट आ गई। अब यहां एक और बात होगी, बात क्या होगी कि इनको अब शिकार रोज करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो इस टाइम पर एक बड़ी चीज आएगी, और वो क्या आएगी, खेती, यानी कि कृषि। अब जैसे ही कृषि आ जाएगी, अब ध्यान से सुनना, अब एक बहुत बड़ी चीज आपके सामने आने वाली है कि कृषि आ गई, इससे क्या बड़ा फर्क पड़ेगा। तो देखो, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर सबसे पहली चीज आदमी को कर देगा परमानेंट सेटल। अब आपको जाना ही नहीं है एक जगह से दूसरी जगह, कि क्यों नहीं जाना है, कि फसल उगाओ, खाओ, कोई शिकार करने की जरूरत नहीं है, कोई अकाल नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, आराम से खाना खाते रहो, कि ठीक है साहब। अब एग्रीकल्चर जब होगा तो मुझे ये बताओ, पानी तो चाहिए, इसलिए जितनी भी नदियां हैं उन सारी नदियों के पास में सिविलाइजेशंस आई, यानी कि सभ्यताएं विकसित हुई। उसके अलावा कहीं सभ्यता विकसित नहीं होगी, नदियों के पास पास आदमी सेटल होता जाएगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा मिस्र की सभ्यता, बताओ कौन सी रिवर के पास आई थी, इजिप्ट, तो आप कहोगे सर नील नदी थी। फिर इंडिया के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी कौन सी नदियां थी, सिंधु की जो नदियां हैं या सहायक नदियां उनके पास में थी। बाकी भी कोई भी देखोगे, मिडिल ईस्ट में भी जाओगे, दजला फरात मिल जाएगा, जितनी भी आपको मिलेगी वो सारी की सारी जो है सिविलाइजेशंस पानी के पास में होंगी। अब कृषि से क्या फायदा होगा ये मैं आपको बता रहा हूं, आदमी अब सेटल होने लग गया। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना, कि खेती में आदमी को सरप्लस मिलेगा। सरप्लस को कहते हैं अधिशेष, ध्यान से सुनना, सरप्लस को क्या बोलते हैं, अधिशेष। अधिशेष का मतलब आपके पास जैसे मान लो 100 किलो उत्पादन हुआ और खर्चा हो रहा है आपका 80 किलो, तो आपके पास 20 किलो अनाज बच गया। अब ये जो अनाज बच गया ना, इसकी आप करोगे स्टोरेज, अब बाजू वाले किसी
कॉलोनी के अंदर अकाल पड़ गया या उनके फसल कम हुई, तो वो आपके पास लेने आए, यार हमें दे दो अनाज, तो आप ऐसे ही नहीं दोगे, आप कहोगे बदले में क्या दोगे। तो वो आते टाइम बदले में आपके लिए ले आए, मान लो उनके वहां पर होते थे फ्रूट्स, तो आपने फ्रूट्स ले लिए और अनाज इसको दे दिया कि ले भाई अनाज ले ले। तो पहली बार क्या आ रहा है सर, व्यापार, ट्रेड हो रहा है, ट्रेड। पहली बार क्या हुआ, व्यापार हुआ, ट्रेड हुआ, ठीक है। अब ये जो ट्रेड हुआ ये गुड्स में हुआ, गुड्स का मतलब वस्तुओं के अंदर एक्सचेंज हुआ। फिर थोड़े टाइम बाद वहीं पर कोई एक आदमी बैठा है, वो ऐसे देख रहा है कि यार ये हर साल क्या करता है, यहां से फ्रूट्स लेके जाता है वहां तक और वहां से अनाज लेके आता है यहां तक। तो वो आदमी क्या करेगा, वो उसकी हेल्प करवाएगा कि चलो तेरे फ्रूट्स मैं रखवा देता हूं। अब उन फ्रूट्स को यहां से वहां तक जब उसने भिजवाया तो उसको 4 फ्रूट किराए के कह लो या इनाम के कह लो या सहयोग के नाम के उसको मिल गए और वापस आते टाइम 1 किलो अनाज मिल गया उसको। तो यहां से नया वर्ग आएगा सर, कौन सा वर्ग, व्यापारी बनेंगे लोग। किसान तो बन ही चुके थे, एक वर्ग किसान बन गया और अब एक नया वर्ग आएगा जिसका नाम होगा व्यापारी वर्ग। ये खुद कुछ नहीं उगाएगा, इसका खुद का कुछ नहीं होगा, इसको इस्लाम के जो लोग होते हैं वो इसको तिजारत बोलते हैं, ट्रेड। अब ये क्या करते हैं, ये इनका काम यही है कि अच्छा किसान के पास 20 किलो गेहूं एक्स्ट्रा है और उधर कमी है गेहूं की, यहां से मैं ले जाऊंगा वहां दे दूंगा, उनके पास फ्रूट्स हैं वो वहां से ले आऊंगा यहां दे दूंगा, उसके पास मांस है वहां से ले आऊंगा यहां दे दूंगा। तो यहां से एक नया सेक्शन आएगा सोसाइटी में, व्यापारी वर्ग। अब जब व्यापारी वर्ग आया और व्यापारी वर्ग बिना खेती किए अच्छा कमा के खाने लग गया, तो कई लोग और भी होंगे जो कहेंगे यार हमारा अलग काम है। वो क्या है, तो इस टाइम पे कुछ लोग जो होंगे वो बन जाएंगे शिल्पकार। शिल्पकार जो है इनका काम शुरू शुरू में क्या था, टूल्स बनाना। अच्छा तुम्हें हथियार चाहिए कि हाँ मैं बना के दूंगा, बदले में तुम्हारे खेत में से तुम मुझे रोटी दोगे। तो यहां से अब हमारी सोसाइटी जो है उसमें डाइवर्सिटी आ रही है। डाइवर्सिटी का मतलब अब हमारी सोसाइटी में नए नए सेक्शन डेवलप हो रहे हैं। अब ऐसे में ही एक कॉलोनी ने दूसरी कॉलोनी पे अटैक कर दिया। अब जब 2 कॉलोनीज में झगड़ा हो रहा है तो एक कॉलोनी में कोई तकड़ा आदमी है, उसने दुश्मन को मार डाला। उसने दुश्मन को मार डाला तो सारे जने उसको आके बोल रहे हैं कि थैंक यू भाई, तूने इनको मार के भगा दिया। हमने एक चीज सोची है कि क्या, कि तेरी जगह खेती हम करेंगे, तेरी जमीन में खेती हम करेंगे, तेरे बच्चों को खाना हम देंगे, तू ध्यान रखा करके वो दुश्मन दोबारा नहीं आए। तो उसने कहा ठीक है मैं ये काम करना शुरू कर दूंगा। तो यहां से एक और वर्ग डेवलप होगा। वो एक और वर्ग कौन सा डेवलप होगा, वो बन जाएंगे साहब क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब वॉरियर्स, इनका काम ही लड़ना है। अब देखो शिल्पकार अकेले नहीं है, और भी बहुत सारे काम वाले हैं, और भी बहुत सारे काम वाले लोग हैं। जैसे पेंटिंग बना रहा है कोई, चित्रकार है, कोई जो है चर्मकार है। चर्मकार का मतलब चमड़े का कलाकार है, वो कलाकार है, चमड़ा लेता है और उस चमड़े से कलाकृति बना देता है। वो क्या बन गया, चर्मकार बन गया। फिर उसके बाद और आगे चलो, ठीक है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इसका मतलब सोसाइटी में आप देखोगे तो 4 सेक्शन दिख रहे हैं आपको। कौन, एक है साहब किसान जो खेती कर रहा है, दूसरा है क्षत्रिय जो लड़ रहा है, हेल्प कर रहा है दूसरों की, तीसरा है व्यापारी, और चौथे में अन्य। अन्य मतलब सारे, बाकी सारे आ गए, बाकी सारे आ गए, ठीक है। अभी तक एजुकेशन नहीं आई है, ये याद रखना। और एजुकेशन नहीं आई है तो आप ये इस टाइम पे, मैं इसीलिए बोलता हूं कि हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा अलग आ जाता है। वो शुरू ही कहां से करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, वो नहीं है। हम यहां पर बात विज्ञान की कर रहे हैं। तो अब सोसाइटी में जैसे डाइवर्सिफाई हो गई सोसाइटी, तो अब क्या हुआ कि जो आदमी को आपने क्षत्रिय बनाया, यानी कि जो आपके लिए लड़ेगा, जो आपकी कॉलोनी का वॉरियर है, या मैं ये कहूं जो आपका रक्षक है, ये लोगों से बचाता है, वो कहेगा भाई मेरे खेत का क्या होगा, मेरी खेती में कम करूंगा, तुम्हारे लिए लड़ता ही रह जाऊंगा मैं। तो अब क्या होगा, ये जो 10 लोग जिनके पास खेत हैं अपने अलग 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 अलग, ये क्या करेंगे, ये इसको जाके बोलेंगे कि हमारे खेत में जितना अनाज होगा उसका 1/10 हम तुझे देंगे। तो यहां से एक चीज और निकल के आएगी, कर या टैक्स। अब जैसे ही कर या टैक्स आएगा तो ये जो दिमाग लगाएगा कि यार मेरे पास में इतना इलाका है तो मुझे इतना टैक्स आ रहा है, अगर मेरा इलाका इतना हो जाए तो कितना टैक्स आएगा। तो बताओ इससे क्या होगा। अब क्या होगा कि अब ये एक दूसरे पर अटैक करना शुरू करेंगे, और अटैक करना शुरू करेंगे तो अब होगा साम्राज्य में प्रसार। साम्राज्य में प्रसार होगा। साम्राज्य में जब प्रसार होगा तो फिर धीरे 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 यहां पर पद आने शुरू हो जाएंगे कि साहब ये राजा है, इस राजा के पास इसकी एक सेना है, इस राजा के पास बहुत सारे मंत्री हैं, ये हैं वो हैं। अब ये राजा क्या करेगा, इस राजा को ये पता है कि आज से 4 जनरेशन पहले धर्मेंद्र नाम का कोई एक मेरे खानदान में था जिसने इस सत्ता की स्थापना की थी, और उसके नाम से लोग डरते थे कि यार बड़ा खतरनाक राजा था। तो वो राजा क्या कहेगा, वो राजा अपने को और अपने नीचे जितनी भी जनता है उस सबको कहेगा कि रोज सुबह उठते ही तुमको याद करना है किसको, धर्मेंद्र के नाम को, इसके नाम को याद करना है तुम्हें। अब इसके नाम को याद करना है, जैसे ये बोला जाएगा तो होगा क्या कि राजा जो है वो जब जनता को कहेगा कि आपको ये नाम लेना है बार बार, तो लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों ले हम नाम।
तो इस टाइम पे लोगों को ज्ञान देने के नाम पे पहली बार आएगा क्या? धर्म। कि साहब ये तो आपका क्या है? धर्म है, आपको ये करना ही करना है। और जब धर्म आएगा तो उस टाइम आएगा एक वर्ग जिनके पास धर्म की इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो बनेगा पुरोहित वर्ग, जिसको आजकल बोल देते हैं ब्राह्मण। तो फिर धीरे 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 फिर हमारी जो सोसाइटी है वो धीरे 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 इस तरह से आगे की साइड चलनी शुरू होगी। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। ये थी कहानी आदमी की, कि आदमी कैसे बना, कैसे फैला, कैसे आज की स्थिति में आया। बताइए कैसी लगी ये स्टोरी? अब मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट्स का, क्योंकि आज हमने एक बड़ा टॉपिक जो है उसको फिनिश कर लिया है। ये विज्ञान की नजर से था, तो इसकी वजह से ना तो हमें किसी इतिहास के प्रोफेसर से बहस करनी है, ना ही हमें किसी को नीचा दिखाना है, हमें ना ही किसी रिलीजन वाले पे क्वेश्चन मार्क करना है। विज्ञान की नजर से हमारी जो कहानी है वो हमने आपको सुनाई, कि विज्ञान ऐसे दिखता है कि धरती ऐसे बनी, ऐसे आदमी बना, ऐसे आज की स्टेज में आदमी पहुंचा। अमेजिंग। चलिए, थैंक यू, आपको पसंद आई, अच्छी बात है। और भी कोई कमेंट है? ओके, गुड 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 गुड। अच्छा लगा कि आपने सीखा, है ना? थैंक यू थैंक यू। हाँ, ये एक्सपेंशन, बिल्कुल वारिस सही बोल रहे हैं कि एक्सपेंशन ऐसे ही हुआ। बिल्कुल आदमी की नेचर है, जो चीज हाथ में आ जाती है उसको उसे एक्सपेंड करना है। ठीक है, आगे चल के एक बात और याद रखना, कि आगे चल के एक और चीज दिमाग में आ जाए कभी, कि भाई आदमी कैसे फैला। तो वर्ल्ड मैप अगर देखोगे तो वर्ल्ड मैप में याद रखना, शुरुआत अफ्रीका से हुई, अफ्रीका से फिर आदमी मिडिल ईस्ट में आया, मिडिल ईस्ट से एशिया के अंदर एंट्री ले लेगा, और यहीं से एक ब्रांच आदमी की यूरोप की तरफ चली जाएगी। और इसको हम फिर अगले सेशन जो आएगा उसमें एक और चीज आएगी, यहीं से लिंक जुड़ा रहेगा उसका, इनडायरेक्टली लिंक। इनडायरेक्टली कैसे जुड़ा रहेगा? कि आदमी के टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप के आदमी होते हैं, उसकी बात करेंगे कि अलग अलग टाइप के आदमी है वो आज भी उनके शरीर से पता लगता है कि ये यूरोपियन कैसे बना, ठीक है, ये कॉकेशियन कैसे बना, हम लोग सांवले क्यों हैं, वहां के लोग गोरे क्यों हैं। इन सारी चीजों के आंसर अगले सेशन में, अगला जो टॉपिक आएगा उसके अंदर आएगा, टाइप ऑफ ह्यूमन। लेकिन यहां पर हमारा एक कंप्लीट हो गया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में इंसान कैसे बना, आज की डेट में इंसान तक हम कैसे पहुंचे। तो सुनने के लिए थैंक यू, लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, सीखते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो।